नमस्कार, मैं हूं ऋषभ सिंह। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सूर्य ग्रहण आज जो है सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और ये जो सूर्य ग्रहण है वो 1300 साल बाद ये ऐसा सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है, क्योंकि दीपावली के अगले दिन ये सूर्य ग्रहण जो है पड़ा है। और ये सूर्य ग्रहण जो हिंदू पंचांग में इसको अशुभ माना जाता है। हमारे साथ आउटपुट हेड हैं अशर इब्राहिम, जो हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनसे इससे जानकारी लेते हैं, पूरा पूछते हैं, विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो कैसा रहेगा इस बार सूर्य ग्रहण। अशर जी, ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 1300 साल बाद इस तरीके का सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है दीपावली के अगले दिन, यानी कि आज के दिन, आपकी नज़र में इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सूर्य ग्रहण जो है वो ज्योतिषियों की नज़र में हिंदू धर्म के हिसाब से और मुस्लिम धर्म के हिसाब से भी इसको अच्छा नहीं माना गया है। इसको एक तरीके से नकारात्मक नेगेटिव के तौर पर देखा गया है और इसके लिए बहुत सारी सावधानियां बताई गई हैं कि जब सूर्य ग्रहण पड़े तो क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कल से ही जब से इसका प्रभाव शुरू हुआ, जैसे ही ये प्रभाव में आया भारत में, तो इसका चूँकि अभी शुरू हुआ है, आइसलैंड में ये रात से शुरू हो गया था, तो अभी चूँकि भारत में हमारे यहाँ शुरू हुआ है, तो इसका प्रभाव से बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं उसको सबको लोगों ने पढ़ा भी है। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चल रहा था कि बाहर ना निकलें, खान पान ना करें, मंदिरों को बंद रखा गया है और ज्योतिष लोगों ने हिदायत दी है कि मूर्ति न छुएं और खान पान से बचें। और कई जो ग्रह हैं, 4 ग्रह हैं, उनको पर इस समय इनको प्रभावी माना गया है। और सूर्य ग्रहण के समय जो है राहु और केतु और सूर्य जो हैं ये काफ़ी प्रभाव में आ जाते हैं। तो इसलिए कई बार कहा गया है कि जो गर्भवती स्त्री हैं वो बाहर ना निकलें, उन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सीधे आँखों से इसे ना देखें, चश्मे का प्रयोग करें, दूरबीन से ना देखें, उससे भी आँखों को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसा सब बताया गया है हमेशा। चूँकि इस बार का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण है, पहला भी यही है और आखिरी भी यही है, इसके बाद साल समाप्त हो जाएगा, तो उस दौरान कोई और सूर्य ग्रहण नहीं आ रहा है। तो लगातार इस पर जानकारियां दी गई हैं। हम अच्छा जी, सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है, मतलब इसकी क्या मानता है कि सूर्य ग्रहण पड़ने का क्या लॉजिक क्या है सूर्य ग्रहण का? देखिए, सूर्य ग्रहण को अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब सूरज के बीच में कोई भी ग्रह आ जाता है, वो अलग अलग ग्रह कभी आते हैं, कभी चंद्रमा आ जाता है, कभी दूसरा ग्रह आता है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब ये आ जाते हैं तो जो उसका प्रकाश है वो मंद पड़ जाता है। कभी ये आंशिक होता है, कभी पूर्ण होता है। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्त पे अलग अलग तरीके से सामने आता है। तो ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है ये आंशिक सूर्य ग्रहण बताया जा रहा है। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है और एक आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण में आंशिक सूर्य ग्रहण जो होता है उसमें जो राशियां जो होती हैं या उसमें कितनी सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, चूँकि ये सब चीज़ें ज्योतिष ही कायदे में बता पाते हैं कि, तो हमारी जिन ज्योतिषियों से बात हुई है, जो हमने उनसे संपर्क किया है, जो हमारी उनसे वार्तालाप हुए हैं, उन्होंने कहा है कि चूँकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण है तो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जिन राशियों पर ये अभी प्रभावित होगा, 4 राशियों का उन्होंने उसमें उल्लेख किया है, उनके जो लोग हैं उनको सावधानी ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। और विशेष तौर पर ये है कि जो बच्चे हैं, जो गर्भवती स्त्री हैं, जो बीमार हैं, वो इस समय अपने आप को अंदर रखें, घर के ज़्यादा अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना जाएं, सावधानी बरतें, क्योंकि इसको अशुभ माना गया है सूर्य ग्रहण को, तो ये किसी भी तरह से अपना असर दिखा सकता है, ऐसा ज्योतिषियों का मानना है। देखिए, अभी आपने बताया कि मुस्लिम समुदाय में भी जो है इसको अशुभ माना जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, मुस्लिम जो समुदाय है उसमें ये जो जानकारी है कि पैगंबर साहब जो थे, मोहम्मद साहब, वो भी जब सूर्य ग्रहण आता था तो मस्जिद में चले जाते थे और ज़्यादा नमाज़ पढ़ते थे और खुदा की इबादत करते थे और दुआ करते थे कि जो ग्रहण है ये हम पर, हमारे समाज पर, हमारे लोगों पर इसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो अब भी उसी का फॉलो करते हुए नफल एक नमाज होती है, उसको अदा करने के लिए कहा जाता है कि जब भी सूर्य ग्रहण हो, आंधी तूफ़ान हो, मौसम ख़राब हो, तो उस समय जो मुस्लिम लोग हैं वो नफिल नमाज पढ़ें और ईश्वर यानी खुदा की इबादत करें और उनसे दुआ करें कि ये जो ग्रहण है ये हम लोगों के लिए कोई
गलत प्रभाव न छोड़े और हम पर इसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, तो ये इसका उल्लेख किया गया है। नहीं, जैसे कि हिंदू धर्म में जिस तरीके से इसका जो सूर्य ग्रहण में जो लोग बचाव करते हैं, उनको पूजा नहीं करनी चाहिए या घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये सब हिंदू धर्म में, क्योंकि इसको अशुभ माना जाता है। आपने कहा कि मुस्लिम समुदाय में भी अशुभ माना जाता है। क्या मुस्लिम समुदाय में भी लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं या जो है पूजा जैसे आपके यहाँ मस्जिदों में नहीं जाते हैं, क्या ऐसा मुस्लिम समुदाय में भी होता है जैसा कि हिंदू समुदाय में माना जाता है? नहीं, हमारे यहाँ इसमें ऐसे लेकर के मुस्लिम समुदाय को लेकर के अगर बात की जाती है तो ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, पूजा नहीं यानी कि इबादत नहीं कर सकते हैं, बल्कि इबादत की हिदायत दी गई है। क्योंकि ऐसा माना गया है कि ये जो ग्रह चल रहे हैं, जो चांद सितारे हैं, जो सूरज है, जो पृथ्वी है, ये सब कुदरत यानी एक ईश्वर की ही ज़रिए चल रहे हैं। इसको चलाने वाला एक जो ईश्वर है वही है, सब उसके हाथ में है। तो जब कोई संकट आता है तो उन्हीं की इबादत, उन्हीं की दुआ करनी चाहिए, उनसे ही मांगना चाहिए कि भाई ये सब जो हो रहा है ये ठीक तरीके से साथ खैरियत के निपट जाए, और हम जो यानी इंसान हैं, वो चाहे कोई भी किसी भी मज़हब के हों, उनके लिए इसका कोई दुष्प्रभाव ना हो, और ये जो ग्रह की अपनी चालें हैं ये हट जाएं, या जो ये सूर्य ग्रहण है ये अपने समय पर हट जाए, इसका कोई विपरीत प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर, हमारी इस धरती के ऊपर ना आए, ऐसी इबादत में दुआ की जाती है। रोकना चाहेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार तुषार शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तुषार जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी जी बिल्कुल। तुषार जी, जो ये सूर्य ग्रहण पड़ा है, ये करीब 1300 साल बाद इस तरीके का सूर्य ग्रहण पड़ा है, जो कि दीपावली के अगले दिन जो है ये सूर्य ग्रहण देखा गया है। आपको अपनी किस नज़र से आप इस सूर्य ग्रहण को देखते हैं? ये देखिए, अगर ग्रहण की बात की जाए तो लगातार हर साल पड़ते हैं। सबसे पहले तो ये एक लोगों के मन से लोगों को एक भ्रम होता है कि वो समझ नहीं पाते हैं। जैसे कहा जाता है कि 1300 साल के बाद ये पड़ेगा। कई लोगों को लगता है कि ये तो हर साल पड़ता है, लेकिन क्यों ये कहा जाता है? उनके लिए ये बता दिया जाए कि जो 1300 साल बाद या 2000 साल बाद कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि इसके पहले भी जो ग्रहण पड़ा, उस वक्त जो ग्रह थे जिस घर में थे, वो घर अलग अलग थे। मतलब आपको अगर एक साफ शब्दों में बताएं तो ग्रहण तो बिल्कुल पड़ता है, हर साल पड़ता है, लेकिन जो उसकी स्थितियां होती है खगोलिक, मतलब कहा जा सकता है इस बार 4 ग्रह एक संग एक ही घर में हैं। ये करीबन जो कहा जा सकता है फिलहाल इस बीच 1300 सालों के बीच में ऐसा नहीं हुआ। तो ये सबसे पहली बात तो लोगों को ये समझा दिया जाए। दूसरी बात ये है कि ये करीबन आप समझ सकते हैं कि इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, जो कि लोगों के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है कुछ ग्रहों के लिए। अगर मेरी कुछ ज्योतिषों से बात हुई तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये कुछ राशियों के लिए खराब है तो कुछ के लिए काफी अच्छा है, लेकिन जिनके लिए भी अच्छा है वो ये न समझे कि वो नंगी आंखों से सूर्य को देख लेंगे। तो सबसे पहली बात कि कोई भी नंगी आंखों से डायरेक्ट सूर्य को न देखे। वो इसलिए न देखे कि आज एक ग्रहण होता है वो उसकी वजह से भी, और दूसरी चीज सूर्य को नंगी आंखों से देखना भी ठीक नहीं होता। एक वजह। तुषार जी, हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि कौन सी राशियां रहेंगी जिनके लिए जो ये सूर्य ग्रहण शुभ है, और कौन सी ऐसी राशियां जिनके लिए अशुभ माना गया है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो शुभ राशियां हैं उसमें सबसे अच्छी राशि जो मानी जा रही है वो मानी जा रही है सिंह राशि। सिंह राशि के जातक जो भी होंगे उनके लिए सबसे अच्छा है। इसके अलावा अगर अशुभ माना जा रहा है, मैं मेन चीज बता दे रहा हूँ, अगर अशुभ माना जा रहा है तो कुंभ को माना जा रहा है, क्योंकि कुंभ के 9वें घर में ये ग्रहण पड़ रहा है। जो कुंडली का 9वां घर होता है वो भाग्य स्थान होता है, तो उनके भाग्य पे असर पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि वो सीधे तौर पर जब ग्रहण खत्म हो, करीबन 6:09 पे खत्म हो रहा है, वो दान कर दें। अधिकतर एक कॉमन चीज आपको बता दें, जितने भी लोग हैं, जितने भी कहा जा सकता है जातक होते हैं जिस राशियों के, जिनके लिए अच्छा भी है जिनके लिए बुरा भी है, जब भी ग्रहण खत्म हो उसके बाद दान देना चाहिए। दान एक ऐसी चीज मानी जाती है, चाहे आप कुंडली की बात करें, चाहे आप ग्रह की बात करें, चाहे आप वर्तमान में वैज्ञानिक रूप से भी बात करें, दान हर के लिए अच्छा होता है।
तो अगर किसी भी तरह का दान, उसमें सबसे अच्छा दान माना जा रहा है इस ग्रहण के लिए जो है गुड़ और चावल का दान। इन दोनों में से किसी एक का दान मंदिर में जाकर स्नान करने के बाद किया जा सकता है। वो कुंभ राशि के लिए नहीं, सबके लिए अच्छा होगा। हाँ, अगर बात किया जाए मंदिरों की तो कपाट बंद हो गए हैं, भारत में सभी मंदिरों के बंद हो गए हैं, जो खुलेंगे अभी 6 बजे के बाद। और सूतक काल चल रहा था, सूतक काल में जो लोगों ने, आपको बता दें कि रात को 2:30 बजे से ही माना जाता है, क्योंकि होता क्या है, जब ये ग्रहण लगता है तो उसके 12 घंटे पहले और 12 घंटे बाद तक का असर होता है। ये उसी तरह है, जब किसी के ऊपर 7.5 आती है तो वो 7.5 साल ही नहीं होती, वो 2.5 साल मेन होती है, 2.5 साल आगे और 2.5 साल पीछे होती है। जैसे 7.5 कहा जाता है, उसी तरह इसको ग्रहण को भी कहा जाता है कि वो 12 घंटे पहले 12 घंटे बाद का भी असर होता है। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है, अगर वैज्ञानिक रूप से कहा जाए तो उसमें भी आदमी को इस समय बचाव करना चाहिए, क्योंकि वजह ये होती है कि आपके ऊपर डायरेक्ट, अगर वैज्ञानिक रूप से बात की जाए, डायरेक्ट सूर्य की रोशनी किसी रुकावट से आ रही है, ये भी एकदम डायरेक्ट साबित होता है वैज्ञानिक। तुषार जी, तो जो ये सूर्य ग्रहण है, इसका जो प्रभाव है वो मतलब कितने, मतलब ये जो साल का, क्योंकि आखिरी सूर्य ग्रहण है, तो जो इसका जो प्रभाव होता है, जो राशियों में जो पड़ता है, लोगों में जो पड़ता है, वो कितना टाइम तक रहता है इसका प्रभाव? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, ये एक आपको बहुत अच्छी बात बता दें, किसी को भी जो प्रभाव अच्छा या बुरा होता है कभी सामने तुरंत नहीं दिखता है। कोई भी प्रभाव तुरंत नहीं आता है, वो कुछ दिन के अंतराल के बाद आता है। जिसके ऊपर अच्छा है उसको तुरंत अभी लॉटरी उसी नहीं लग सकती है कि उसकी लॉटरी लग जाएगी, उसको आने वाले 30 दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर चीजें पता चलती हैं। ठीक उसी तरह बुरा में भी होता है कि अभी पता नहीं चलता, 30 दिन से 60 दिन का असर होता है। यही वजह है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए कहा जाता है कि वो इस चीज से बचें, क्योंकि सीधे तौर पर वैज्ञानिक रूप से भी अभी साबित नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं विज्ञान भी मानता है कि ऐसी कोई जो किरण होती है वो कहीं ना कहीं असर डालती है। तो ये सीधे तौर पे अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन जो शास्त्र कहता है वो यही कहता है कि आपको 30 दिन से 60 दिन तक का असर इसमें दिखता है, सीधे तौर पे नहीं दिखता। हाँ, एक शनि मात्र ऐसा ग्रह होता है, शनि, जो तुरंत असर दिखाता है। इसीलिए आपने सुना होगा, लोग कहते हैं नीलम पहनने से तुरंत दुर्घटना होती है। वो नीलम की देन नहीं है, वो शनि की देन है। शनि जो है वो तुरंत असर डालते हैं, तुरंत फायदा करते हैं, तुरंत असर डालते हैं। लेकिन बाकी जो ग्रह होते हैं वो बहुत धीमे धीमे चलते हैं, और मतलब वो असर डालते हैं। चलने को तो शनि धीमे चलते हैं, लेकिन उनके असर जल्दी होते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आदमी को अपना बचाव करना चाहिए, निश्चित तौर पे करना चाहिए। विज्ञान भी यही कहता है, शास्त्र भी यही करता है। जी, एक सवाल आपसे और है कि जैसे कि इस बार जो सूर्य ग्रहण में बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये अपनी अपनी राशियां, जो ये राशियां हैं वो मौजूद रहेंगी अपने घर पर, इसका क्या कारण है कि वो अपने घर पे ही वो मौजूद हैं? देखिए, ये कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। ये जिस तरह चंद्र और सूर्य चलते हैं उसी तरह ये राशियां भी चलती हैं। हर राशियों की चाल अलग होती है। सूर्य की जो चाल है वो एक कॉमन है, सबको जानते हैं कि साल भर में वो हर महीने चेंज करते हैं, ये तो एक कॉमन आदमी भी जानता है। लेकिन बाकी जो ग्रह होते हैं वो कोई जल्दी चेंज करता है, कोई लेट चेंज करता है। तो ये ऐसे समय में आकर के एक संग बैठे हुए हैं कि जिसके ग्रह में ये अनुकूल होंगे उसको तो ठीक है, जिसको प्रतिकूल होंगे उनके लिए प्रतिकूल है। तो ये कहा जा सकता है, कुंडली के अनुसार माना जा सकता है। ये किसी एक आदमी के लिए नहीं कहा जा सकता कि किसके लिए अच्छा होगा, जो जातक है उसकी जो कुंडली होती है, उस कुंडली के आधार पर राशियों को माना जाएगा कि वो शनि उनकी राशि में कैसा चल रहा है या गुरु कैसा चल रहा है। जी बिल्कुल। तो सीधे तौर पे जहाँ तक कॉमन से आपको बात, लोगों को बहुत डर रहता है राहु से और शनि से। शनि तो
बिल्कुल बदनाम है। लेकिन आपको बता दें, जितने बड़े बड़े इंसान हुए हैं इस दुनिया में, वो शनि से प्रभावित रहे हैं और शनि उनका अच्छा रहा है, तभी वो बड़े इंसान बने। तो शनि तो एक ऐसा ग्रह है कि अगर वो किसी के कुंडली अच्छा रहा है तो बहुत अच्छा साबित हो जाता है, उसको अरबपति बना देता है। तो कोई भी ग्रह खराब नहीं होते, कोई भी ग्रह अच्छे नहीं होते पूर्ण रूप से। तो ये कहा जा सकता है वो कुंडली देख के हर, और एक चीज और एक कॉमन होता है, जो यहाँ कॉमन बात की जा रही है राशियों की, वो भी मैं आपको बता दूं कि एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि उन सब के ऊपर असर हो, उनकी कुंडली में जो जो ग्रह बैठे होंगे, जैसे जैसे हालात में बैठे होंगे, वो संसार उनके ऊपर असर आएगा। लेकिन एक कॉमन है कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ हल्का सा बुरा हो सकता है, हल्का सा अच्छा हो सकता है। जी जी जी। और दूसरी चीज़ तुषार जी की, जिस तरीके से ये जो सूर्य ग्रहण पड़ा है, जैसे अभी आपने एक बताया कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो है काफ़ी ध्यान देना चाहिए, तो उनको ये जो उनके लिए ये कितना ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला है? ये देखिए, सीधी सी बात, अगर उनके ग्रह बिल्कुल, अगर उनके ग्रह उनकी राशि सिंह राशि, जैसा कि मैंने कहा सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा है, तो उनके लिए काफी अच्छा साबित होगा। आने वाले समय में उनको जो पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होगी बहुत अच्छी होगी सीधे तौर पे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं वो कुंभ राशि की हैं तो उनके ऊपर वो असर बहुत खराब आएगा। उनके जो गर्भ में बच्चा है उसको भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी उसकी राशि साबित नहीं हो पाई है, क्योंकि वो जिस दिन पैदा होगा, जिस पल पैदा होगा, उस वक्त वो पृथ्वी पर आएगा और उसकी राशि बनेगी। तो अभी उसके ऊपर असर नहीं डाल रहा है, वो असर उस महिला के ऊपर डाल रहा है। ये जो सूर्य, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि मैंने अभी एक ज्योतिषी से बैठ के बातें की, क्योंकि आपको अजीब लग सकता है कि एक पत्रकार ज्योतिष की बात कर रहा है। वजह ये कि अभी मैं 2 घंटे ज्योतिषी के संग बैठा था और पूरी बातें उनसे मैंने समझी। तो अब मैं आपको बता दूं, तो मैंने उनसे पूछा कि गर्भवती महिलाएं जो हैं, जिनकी राशि मान सकते हैं कुंभ खराब है, तो वो क्या करें। तो ज्योतिषी का जो डायरेक्ट कहना था, उनका कहना था कि वो घर में बैठे, जहां तक संभव हो सूर्य की रोशनी उनके तक न पहुंचे, और उन्होंने कहा कि मिट्टी का लेप और गाय के गोबर का लेप किया जाता है। ये ज्योतिषी का कहना था। फिर मेरी बात हुई डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने सीधे तौर पे कहा कि देखिए, ऐसे जो किरण होते हैं वो कहीं ना कहीं वो रेज जो होती है वो प्रॉब्लम करती है। ठीक उसी तरह है जैसे आप अल्ट्रासाउंड के लिए, अब विज्ञान कहने लगा कि ज्यादा अल्ट्रासाउंड या एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, वो जो वेव होती है, वो जो किरण होती है, वो कहीं ना कहीं नुकसान करती है। तो इस तरह की जो सीधे तौर पर ग्रहण की जो किरण होती है वो नुकसानदायक होती है ऐसे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए। तो विज्ञान भी कहीं ना कहीं इस चीज को साबित कर रहा है जो पुरातन काल से कही जा रही थी। तो सीधे तौर पे गर्भवती महिलाएं बच के रहें, जिनके ग्रह में कहा गया है कि वो बच के रहें। तुषार जी का आखिरी सवाल है हमारा आपसे कि जो ग्रहण पड़ा है, सूर्य ग्रहण, इसका राजनीति में कितना असर पड़ेगा? जी, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, राजनीति पे तो ग्रहण का बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सीधे तौर पे आने वाले 2 महीने में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। जब भी कोई, आप अगर ग्रहण को हटा भी दें, जब भी किसी घर में 4 ग्रह बैठते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ उथल पुथल होती है। ठीक उसी तरह जैसे किसी कमरे में 4 लोग बैठेंगे तो कोई ना कोई उथल पुथल होगी, निश्चित तौर पे होगी। तो ठीक उसी तरह राजनीति में बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। अगर मैं पत्रकार की हैसियत से बोलूं तो निश्चित तौर पे आप अभी देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी की जो पदयात्रा चल रही है उसका असर आने वाले 60 दिनों में देखने को मिलेगा, और उसको अगर आप जोड़ सकते हैं ज्योतिष से तो जोड़ा जा सकता है निश्चित। धन्यवाद तुषार जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर जी, जिस तरीके से तुषार जी ने बताया कि जो ये राजनीति में भी असर डालेगा, और जो आने वाला राजनीति का जो समय है कुछ लोगों के लिए, कुछ दलों के लिए अभी अच्छा भी हो सकता है। जो भी उन्होंने जिक्र किया कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो आने वाले जो दिनों में उसका असर देखने को मिलेगा। देखिए, क्योंकि एक यात्रा चल रही है, इसका बड़ा प्रभाव माना जा रहा है। अभी जो साउथ में इसको अच्छा ओपनिंग मिली और लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ, वहीं अब चुनाव भी है, गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, और कांग्रेस वहाँ पर चाह रही है कि हम लोग वापसी कर पाएँ, और लंबे समय से गुजरात में सरकार नहीं बना पाई है कांग्रेस।
तो देखना पड़ेगा कि क्या ये उनकी यात्रा का प्रभाव आएगा, अगर कुछ उनको सीटों का इजाफा होता है या वो सरकार बनाने में कामयाब होते हैं, या ये इस सूर्य ग्रहण का नतीजा होगा। बिल्कुल, क्योंकि राजनीति में भी इस तरीके से उथल पुथल चल रही है और कई राज्यों में जो इलेक्शन भी होने हैं, विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और वहाँ भी हो सकता देखने को ये असर मिलेगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। जैसा कि तुषार जी ने बताया कि राहुल गांधी का जिक्र किया कि वो यात्रा कर रहे हैं और उन्होंने वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, आने वाले समय में कुछ अच्छा दिखाई देगा। तो अब जो सूर्य ग्रहण का, जैसे कि उन्होंने कई राशियों के बारे में भी बताया, वो एक पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि मैं एक जगह बैठा था एक ज्योतिष के पास और उनसे काफ़ी कुछ मैंने उतनी देर में सीखा, और वो उन्होंने बहुत अच्छी चर्चा करी, बहुत अच्छे अच्छे सवालों का जवाब दिया उन्होंने। तो ये जो सूर्य ग्रहण जो से गर्भवती महिलाओं के लिए भी उन्होंने बताया, तो उन्होंने ये बताया कि जो राशियां हैं, सभी राशियों पर इसका जो अच्छा और बुरा प्रभाव जो कुंडली होती है, कुंडली के हिसाब से जो उनकी राशि होगी उस पर देखने को मिलेगा। जी सर जी। जी, अभी काफ़ी अच्छा उन्होंने जानकारी दी, और चूँकि मैंने भी आपसे ये बात बताई थी कि हम लोग चूँकि पत्रकार हैं, तो हम जो जानकारी दे पाते हैं वो ज्योतिषियों से बातचीत करके ही दे पाते हैं। और 24 घंटे में पिछले में जब से इसका सूर्य ग्रहण का जिक्र शुरू हुआ लगातार और इस पर चर्चा शुरू हुई, तो हम लोगों की भी कई ज्योतिषियों से बात हुई और पंडित लोगों से बात हुई, और हमने उसके बारे में विस्तृत रूप से जाना कि क्या इसके प्रभाव हैं, क्या दुष्प्रभाव हैं, किस तरीके से बचा जाता है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरीके से इसके लाभ भी हैं, किस तरीके से इनकी हानि है। तो ये सब हम उसी तौर पर बता पाते हैं जो ज्योतिष बताते हैं। रही बात ये किस किस क्षेत्रों में है, तो भारत में ये कई प्रदेश में नज़र आ रहा है, तो कई प्रदेशों में इसका कोई असर नहीं है। मध्य प्रदेश ये में भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई सूर्य ग्रहण भारत में पूरी जगह नहीं दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल सही, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी, ऐसा क्यों है? ये जो दरअसल है ग्रहों की चाल के हिसाब से होता है। तो जिस तरफ से ग्रह का गुजर हो रहा है और जिस तरफ ये महसूस हो रहा है, उसमें बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में और कश्मीर में, यहाँ इसका प्रभाव सब देखने में आ रहा है। लेकिन भारत के ही नॉर्थ ईस्ट की अगर बात की जाए, मेरा मतलब है अरुणाचल प्रदेश से, आसाम से और नागालैंड की तरफ से, कि वहाँ इसका कोई प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है। तो वहाँ जो ये सूर्य ग्रहण है वो बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है और कोई उसका प्रभाव वहाँ नहीं आ रहा है। और जिस जगह ये प्रभाव आ रहा है उनका मैंने आपको बता दिया कि वो कौन से राज्य हैं। और लास्ट में ये चूँकि आइसलैंड से शुरू हुआ है और शाम में ये अरब सागर में जाकर सूर्य ग्रहण ख़त्म होगा। लगभग भारत में इसका जो हिस्सा है वो 1 घंटे 40 मिनट का बताया जा रहा है, जो भारत में ये प्रभावी रहेगा। बिल्कुल अशर जी, जिस तरीके से ये सूर्य ग्रहण कुछ जगहों पर दिख रहा है और कुछ जगहों पर ये नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आइसलैंड में कल से जो सूर्य ग्रहण लग गया था और आज अन्य जगहों पर वो जो जाकर सूर्य ग्रहण खत्म होगा। तो इसमें भी कई जो राशियां जिनकी है, जिनको अभी जिस तरीके से तुषार जी से बात हो रही थी, उन्होंने तुषार जी ने बताया कि कुछ राशियों के लिए अच्छा माना गया है। और जैसे कुंभ की बात की, कुंभ राशि के लिए, और कुंभ राशि वाले जातकों को जो है सावधानी बरतनी पड़ेगी और उनको सावधान रहना पड़ेगा कई चीज़ों में, क्योंकि उनके लिए ये जो सूर्य ग्रहण है वो हानिकारक है, वो अच्छा नहीं माना जा रहा है। और कुछ राशियां इस तरीके की बताई जा रही हैं, जैसे हमारे भी कुछ लोगों से बात हुई है जो ज्योतिष थे, उन्होंने भी बताया कि जैसे मिथुन राशि है वो उसके लिए, उन जातकों के लिए ये सूर्य ग्रहण अच्छा माना गया है। और ऐसे और भी कुछ राशियां हैं जिनके लिए, सिंह राशि के लिए जैसे अच्छा ये सूर्य ग्रहण रहेगा। तो और राशियों के हिसाब से अशर जी ये भी देखना है कि जो कुंडलियाँ होती हैं लोगों की, कुंडली में यदि वो राशि जो राशि के बारे में जो राशि सही है और उनकी कुंडली में जो उनके जन्म जो स्थान होता है उनमें जो राशि है, यदि वही सेम राशि है, तब तो उनको उसका असर अच्छा दिखाई देगा। यदि वो राशि उनकी कुंडली में नहीं है, जो जन्म स्थान वाली राशि नहीं है, तो उसमें वो उन जातकों को इसका असर जो है उतना अच्छा दिखाई नहीं देगा। ये पूरी राशियों पर पूरा डिपेंड कर रहा है ये पूरा जो सूर्य ग्रहण है। और ये सूतक काल, जो कि हिंदू देवते में सूतक काल को एक अशुभ माना जाता है, उसको सूतक काल के दौरान कोई भी
शुभ कार्य हिंदू धर्म में नहीं किया जाता है। और ये एक न पूजा अर्चना की जाती है, न धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, कोई भी शुभ काम जो है सूतक काल में नहीं होता है। यहाँ तक कि मंदिर के जो पट हैं वो भी बंद हो जाते हैं इस दौरान जब सूर्य ग्रहण पड़ता है। और ग्रहण में ना तो खाना पकाया जाता है, ना खाया जाता है, और ग्रहण के दौरान जो मंत्रों का जाप और ग्रहण के बाद गंगा जल से स्नान किया जाता है और दान किया जाता है। ये तुषार जी ने भी इसका जिक्र किया कि आप जिसका भी राशि जो है गड़बड़ है सूर्य ग्रहण के दौरान, जो है जिन राशियों में प्रभाव पड़ेगा, तो उनके लिए यदि वो दान करें, क्योंकि दान तो वैसे भी हिंदू धर्म में अच्छा माना गया है, और ग्रहण जब पड़ेगा और जिन राशियों में गलत उसका प्रभाव जाएगा, उसके लिए उन्होंने दान की बात करी कि दान यदि वो दान दे देगा, तो कहीं भी किसी गरीब को दान करता है या मंदिर में दान करता है, तो उसका असर उतना नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। ये एक दान की जो उन्होंने पूरी एक प्रक्रिया बताई, एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया बताई कि जिनके ऊपर ये जो ग्रहण है अच्छा ग्रहण है पड़ रहा है या खराब पड़ रहा है, तो दान उनको सूर्य ग्रहण के बाद करना ही चाहिए। वो चाहे मंदिर में दान करें, चाहे वो जाकर गरीब बच्चों को कुछ भी दान कर दें। तो ये एक दान वाली जो प्रक्रिया है बहुत अच्छी बताई गई है। हमारे साथ गोरखपुर से देवेंद्र भट्ट जी जो जुड़ गए हैं। हाँ, देवेंद्र भट्ट जी जुड़े हैं गोरखपुर से। देवेंद्र जी, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? आ रही, बताया जाए। हाँ, नमस्कार, आपको जेएमडी न्यूज़ में जुड़ने के लिए। जी, हेलो। हाँ, आप प्रश्न किया जाए। हाँ देवेंद्र जी, जैसे ये सूर्य ग्रहण जो पड़ा है, तो उस सूर्य ग्रहण को आप कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? कितना ये किन राशियों के लिए अच्छा माना गया और किन के लिए ये अशुभ माना जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि जिन राशि पर ये ग्रह लगते हैं या ग्रहण लगते हैं, वो 30 डिग्री तो पूरा का पूरा नुकसानदेह होता है। उसके जस्ट पहले का जो भी राशि है, यानी कि हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में पूरे ब्रह्मांड को 12 राशियों में बांटा गया है, जिसमें 30-30 डिग्री की राशियां होती हैं। तो उसके पहले की 30 डिग्री की राशि और बाद की डिग्री की राशि, आप ये समझ लें कि कुल मिलाकर की ये 3 डिग्री, यानी कि तुला राशि, कन्या राशि और तुला के बाद की जो वृश्चिक राशि है, इनके लिए तो ये मतलब नुकसानदेह ही माना जाता है हर तरीके से। और बाकी जो है ग्रहों के लिए ये स्थिति है कि मैं क्रमशः बता दूं आपको क्या? हाँ, पूरा हमारे जो दर्शकों को आप बताइए कि कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए शुभ है और कौन कौन सी राशियां जिनके लिए शुभ है। के लिए किसी स्त्री से पीड़ा मिलने की संभावना इसमें दिख रही है। एक्चुअल डिस्टेंस से देखा जाता है कि ग्रहण जिस भी राशि में लगा है और उससे अमुक राशि जिसका हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसमें कितना डिस्टेंस है। तो मेष जो है वो इसके लिए स्त्री विरासत में है, मुझे लगता है। वृष राशि के लिए एक सामान्य सा है, न कोई बहुत मुश्किल है, न कोई बहुत मतलब कोई बहुत ज्यादा असर वाला नहीं दिख रहा है। मिथुन के लिए ये एंग्जाइटी यानी चिंता यानी डिप्रेशन के पेशेंट इसमें थोड़ा सावधान है। डिप्रेशन के पेशेंट विशेषकर सावधान है, उन्हें अनिद्रा की समस्या हो सकती है। कर्क राशि के लिए भी दुखदायी है, कष्टदायी है। केवल सिंह राशि एक दिख रही है जिसके लिए ये धन और लक्ष्मी, इनके पर्पज से ये काफी अच्छा दिख रहा है। बाकी जैसा कि हमने बताया कि कन्या, तुला और वृश्चिक, ये तीनों के लिए क्रमशः कन्या के लिए इसे आप क्षति समझें, और तुला के लिए जिस भी राशि में ग्रहण लगता है उसके लिए कोई न कोई विश्वासघात, जैसे 10 दिन 20 दिन के अंदर कोई विश्वासघात किसी मित्र से, किसी संबंधी से किसी न किसी तरीके से घात जैसा दिखता है। वृश्चिक के लिए भी ये हानि है। मकर के लिए ये सुखदायी होगा क्योंकि मकर राशि जो है ये पंचमी पड़ता है तुला राशि से, तो मकर के लिए ये शुभदायक होगा। बाकी कुंभ और मीन ये दोनों के लिए नुकसानदायक है। कुंभ के लिए ये अपमानजनक होगा, और सबसे जो बुरा कहा जाए मीन के लिए, यानी कि तुला के बाद की जो 6वीं राशि है मृत्यु, इसको आप ये समझ लें कि जो बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं, इनके लिए काफी नुकसानदेह ये हो सकता है। उन्हें विशेष केयर करने की आवश्यकता है। और मिथुन की जैसे आपने बात करी कि जो मिथुन के वाले जो जातक हैं उनको
उनके लिए आपने कहा कि वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, और उसके अलावा भी जी। क्या है उनके लिए, मतलब डिप्रेशन के अलावा वो उनको कितना वो करना चाहिए बचाव? देखिए, डिप्रेशन जो ये विशेष करके उन लोगों के लिए है जो इसके पहले भी मानसिक अवसाद की समस्या से ग्रसित रहे हैं। जिन्हें नहीं है उन्हें कोई नई प्रॉब्लम नहीं होने जैसी दिख रही है, लेकिन चिंता, जैसे कभी कभार अचानक कोई चिंता बनी रहती है जिसका कोई आधार नहीं होता है, तो अनिद्रा वगैरह की समस्या रह सकती है, पर ये कोई बहुत लंबी नहीं दिख रही। जी, और बाकी जैसे कि गर्भवती महिलाओं के लिए बताया गया, उनको भी सावधानी बरतनी चाहिए इस उनके लिए तो उसमें। सावधानी नितांत आवश्यक है, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। और उनके लिए तो जैसे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा गया है कि जैसे घंटे और मिनट, इसके हिसाब से शास्त्र में लिखा गया है। शास्त्र घटी और पल के हिसाब से लिखा गया है। अमूमन जोशी लोग करते क्या है, 12 घंटे इसको बताते हैं, 12 घड़ी। 12 घड़ी को जो लिखा है उसे 12 घंटे बता देते हैं कि 12 घंटे पहले से आदमी को प्रिकॉशन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप 24 मिनट का लगभग 1 घटी होता है। हमारी अपनी गणना है कि 4.5 घंटे, 5 घंटे पहले से उन्हें प्रिकॉशन लेना चाहिए। और प्रिकॉशन इस तरह का हो कि उनके शरीर में हलचल कम से कम हो, क्योंकि इसका तो वैज्ञानिक प्रभाव स्पष्ट कई बार देखा गया है। ये केवल इसे पौराणिक मिथक नहीं कहा जा सकता कि गर्भवती महिलाओं को जो भी गर्भ रहा है, कभी अनजाने में अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो उस बच्चे पर वह स्पष्ट छाप दिखाई देती है जन्म के पश्चात। पंडित जी, क्या उन्हें बिल्कुल स्टैग्नेंट रहने की आवश्यकता है। और दूसरे पंडित जी कह रहे ग्रहण के दौरान जैसे कि कहा गया है कि भोजन नहीं पकाना है, ना ही कुछ खाना है, ऐसा क्यों कहा जाता है ग्रहण के दौरान? देखिए, ये तो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से भी ऐसा, हमारे यहाँ जो भी हिंदू मैथोलॉजी की गई है, नॉन टेक्निकल जैसी कोई मान्यता हमारे यहाँ सनातन धर्म में है ही नहीं, कभी नहीं रही है। पश्चिम जिसे आज कहता है, हम उसे बहुत पहले से मानते थे। हमारे इसमें यह है कि कुछ अल्ट्रावायलेट रेज ऐसी निकलती हैं जो उस दरमियान, खास करके भोजन जैसी चीजों को, भोजन का मतलब यह है कि वे चीजें जिन्हें आप पका करके रखते हैं, जिन्हें आंच पर चढ़ा करके रखते हैं, उनको तो प्रिजर्व रखने के लिए तुलसी का पत्र, जो भी एंटीबैक्टीरियल चीजें हैं, उनको डालने का विधान हमारे हिंदू सनातन धर्म में किया गया है। तो वो बिल्कुल से वैज्ञानिक है और आदमी को करना चाहिए। और अभी ये मोक्ष 6:30 बजे तक पूरा हो जाएगा। यद्यपि सूर्यास्त हो जाने के कारण वह मोक्ष हम आप नहीं देख पाएंगे, परंतु अब अलग अलग जिलों का, आप सर किस जिले से बोल रहे हैं? हम कानपुर से हैं, कानपुर। ओके सर, ये देखिए लखनऊ में इसका समय जो जा रहा है वो टाइम 5:29 पर इसका मोक्ष दिखेगा। अब उस समय तक 6:32 पर जो मोक्ष है वो तो पूरे उसमें मतलब आपके जो महासागरों में लगा हुआ है वहां तक मोक्ष रहेगा। पर सूर्यास्त का मोक्ष आपको दृष्ट नहीं होगा, आपके देश में दृष्ट नहीं होगा, क्योंकि आप अंधेरे में हैं ऑलरेडी। इस समय सूर्यास्त हो चुका है। तो यही इसमें बातें हैं। जी देवेंद्र जी, दूसरी चीज जो सूर्य ग्रहण और उसके बाद चंद्र ग्रहण भी जो पड़ेगा, तो क्या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में इसमें क्या आपको अंतर समझ में आता है? देखिए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बता दें। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जनरली लगा करते हैं। ये कोई ऐसा पहला विधान नहीं है। मतलब अमावस्या अभी आज भी माने तो हमारे यहाँ ऋषिकेश पंचांग के हिसाब से आज भी अमावस्या का ही दिन था। और इसमें ऐसा है कि भारत में इस बार कुल मिलाकर के 2 सूर्य ग्रहण है और 2 चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण जो नेक्स्ट आपका लग रहा है, ये मेरे ख्याल में पूर्णिमा के दिन लगेगा। ये 8 नवंबर को बताया जा रहा है कि चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है। जब भी लगता है तो पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है। दूसरी द्विज जी, जैसे कि जिन राशियों पर ये इसका चंद्र ग्रहण का जो अशुभ असर होगा, उनके लिए कुछ इस तरीके का बताइए कि उनको क्या करना चाहिए इस सूर्य ग्रहण में? देखिए सर, ऐसा है कि हाँ, उसका उपाय ये है कि जो भी भाग जिसके लिए नुकसानदेह हो रहा है, जैसे मेष राशि है, वो स्त्री जाति को कुछ सम्मान प्रदर्शित करें, कुछ दान करें, उनका कुछ पूजन अर्चन करें। मिथुन है तो मिथुन जैसे एंजाइटी,
एंजाइटी जैसी चीज दे रहा है, उन्हें हम मेडिटेशन करने की सलाह देंगे और रुद्रदेव की उपासना करें। वो तर्क के लिए यह है कि वो जल में जो भी जलचर के भी प्राणी हैं, जो भी जलचर प्राणी हैं, और जलचर प्राणी जो आप घर में प्रायः पालते हैं वो मछली होता है, आप देखे होंगे। तो मछली जैसे इनको दाना खिलाएं, इस दरमियान भी दाना खिलाएं। सिंह राशि के लिए तो खैर अच्छा है ही, कन्या भी, ये कन्या राशि के लोग ज्यादातर किसी सुहागिन स्त्री को या अपने ही घर में अपनी ही पत्नी है उसे भी कोई हरे रंग का चूड़ी या वस्त्र खरीद करके ला करके अगर देते हैं तो काफी शांति होगी। तुला वालों के लिए यह है कि सफेद जो अनाज है, जैसे बीच में विधान बताया गया है कि ये जो 3 घंटे का जो भी ग्रहण का समय होता है इसमें 2 बार स्नान किया जाता है, एक बार मिड में और एक बार लास्ट में। तो जो मिड टाइम में स्नान किया जाता है, जो पद्य क्या स्नान होता है, उसमें एक दान की प्रथा है कि कुछ छुआ जाता है, और वह दान अस्पृश्य जाति के लिए होता है। वो ब्राह्मण के लिए या उच्च जाति के लिए नहीं है, वो अस्पृश्य जाति के लिए है। तो उसमें जो छुए वो उसमें वो चावल जो है वो छुए ज्यादा उनके लिए ठीक रहेगा। बाकी धनु और मकर के लिए ठीक है। मीन राशि के लोग भी जल के प्राणियों को जो भी बाद में खिला सकते हो, तत्काल तो नहीं मिल पाएगा, जो भी खिला सकते हो बाद में जल के प्राणियों के लिए, बीच में उसको भी छू करके दान करें। और बाद में भी जब ये ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके पश्चात भी नहाया जाता है, तो उसमें भी स्नान करके कुछ ऐसी चीजों का दान करें जो जल में निवास करने वाले प्राणियों के लिए उनके भोजन पदार्थ की व्यवस्था होती हो। यही इसमें कुल उपाय है। देवेंद्र जी, आंशिक सूर्य ग्रहण और पूर्णकालिक जो सूर्य ग्रहण होता है उसमें क्या अंतर होता है? देखिए, जब थोड़ा सूर्य ग्रहण तो जहां भी जिस जगह के लिए लगता है वो सूर्य तो ग्रहण होता ही होता है, पर आंशिक सूर्य ग्रहण जब थोड़ा पूरा का पूरा भाग सूर्य का नहीं लगता है तो आप उसे आंशिक कहते हैं। अच्छा, ये तो आप जानते ही हैं कि जैसे विश्व के तमाम देशों में ग्रीनविच टाइम के हिसाब से इस समय कहीं कोई सूर्यास्त होगा, कहीं कोई सूर्यास्त हो चुका होगा, कहीं ये दोपहर भी हो सकता है, कहीं हो सकता है रात्रि का समय भी हो। तो सबका समय के हिसाब से ये डिसाइड होता है। और जब पूरा का पूरा वो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आना बंद हो जाती है तो उसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण तो होगा कहीं ना कहीं, जैसे जहां भी ये लगा हुआ है, इससे आप ये समझे कि हिंद महासागर, ये आप समझ लीजिए कि उत्तरी अटलांटिक महासागर, पश्चिमी एशिया की तरफ जितने भी देश हैं, इसमें उत्तरी अफ्रीका का जो हिस्सा है, मध्य पूर्व है, इन जगहों पर सूर्य ग्रहण तो ठीक से दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण है, मतलब पूरा का पूरा सूर्य जो है वो उसकी रोशनी आना पृथ्वी पर बंद नहीं हुई है, इसलिए खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहा जाता है इसे। अच्छा, इसके प्रभाव भी जो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं उसमें ग्रहों की इंटेंसिटी के हिसाब से होते हैं, ग्रहण की इंटेंसिटी के हिसाब से होते हैं। अब जो भी हमने बताया उसमें कोई बहुत ऐसा चिंतित होने की बात नहीं है। ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण है और विश्व का कल्याण होगा, में कोई ऐसी बात नहीं। देवेंद्र जी, एक आखिरी सवाल है आपसे कि जो देश की जो राजनीति में इस सूर्य ग्रहण का कितना असर पड़ेगा? देखिए, देश की राजनीति में तो असर का यह है कि ये तो निस्संदेह है कि देश की राजनीति में कुछ परिवर्तन के आसार बलवती होती हुई दिखाई देंगे। बलवती होती हुई, जैसे सत्ता पक्ष के विरुद्ध विपक्ष भी कुछ मजबूत होता हुआ सा दिखाई देगा। अब इसके बाद वह कितना फ्रूटफुल होकर के एडवांस रिजल्ट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, ये तो खैर बात की बात है, उस समय गोचर की स्थिति पर देखी जाएंगी। फिलहाल जो 15-20 दिन का ये दिन है, इसमें सत्ता पक्ष पर विपक्ष की मजबूती होती हुई सी दिखेगी। और बाकी विश्व स्तर पर जो 2 चीजें मैं बताना यहाँ विशेष समझूंगा। एक तो ये कि आपके मध्य एशिया में ये अशांति का माहौल बढ़ेगा, मध्य एशिया में अशांति का माहौल बढ़ेगा। और कोरोना की वायरस तो नहीं, लेकिन कुछ अलग अलग वायरस जो है वो आपको 2-3 महीनों के भीतर
उनकी दस्तक देती हुई सी दिखाई देगी। हालांकि उनका समय कोई बहुत लंबा नहीं होगा या कोई बहुत बड़ा जनहानि नहीं करेंगे, लेकिन कुछ अलग नए वेरिएंट टाइप के चीजें आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए देवेंद्र जी। तो असर जी, जिस तरीके से पंडित जी ने जो गोरखपुर से जुड़े थे देवेंद्र भट्ट जी, उन्होंने बताया काफ़ी देर हर चीज़ के बारे में, राशियों के बारे में बताया कि किस राशियों में इसका शुभ असर पड़ेगा, किस राशि में इसका जो है अशुभ असर पड़ेगा। तो सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से बताया कि देश की राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा। तो सूर्य ग्रहण को आप और किस तरीके से देखते हैं शरीर? देखिए, सूर्य ग्रहण जो है वो अगर मतलब हम बात करें वैज्ञानिक का तौर पर बात करें तो ये सीधा जो है ग्रह नक्षत्र को ही सूर्य ग्रहण के ऊपर है कि जब जो ग्रह की चाल आपने इस तरीके से चल रही है कि भारत मतलब विश्व में जब सूर्य ग्रहण तब सामने आता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई ग्रह आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। और जैसे पंडित जी ने भी बताया अभी ज्योतिषाचार्य जी ने कि वो कहीं ना कहीं प्रभावी होता है और कहीं आंशिक होता है, ये भी उन्होंने स्पष्ट बताया। भारत में इस बार ये आंशिक तौर पर पाया गया है। उन्होंने पूरा विस्तृत बताया कि किस तरीके से इसका बचाव करना चाहिए, किस तरीके से दान करने चाहिए, किस तरीके से जो जलीय जीव हैं उनको भोजन या उनको कुछ दाना डालना चाहिए जिससे कि इसका प्रभाव कुछ कम हो जाए या उससे हम हानि से बचे रहें। ऐसे ही जो और ज्योतिषियों से हम लोगों की बात हुई थी उन्होंने भी इसी तरीके के बताया कि दान किया जाए तो इसका प्रभाव ख़त्म होता है, कम होता है। और सबसे ज़्यादा बात ये की गई कि हालांकि मुस्लिम धर्म में तो नमाज को माना गया है कि जब ग्रहण चल रहा हो तो नमाज पढ़ी जाए और दुआ की जाए ईश्वर से, खुदा से कि जो ग्रहण चल रहा है इससे हम लोग महफूज रहें, हम जो ये मानव जाति है, ये जो संसार है, इस पर उसका कोई विपरीत असर ना पड़े, किसी के लिए ये हानिकारक ना रहे। और एक नफल नमाज होती है उसको अदा किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है। ऐसा शुरुआत से ही माना गया है कि पैगंबर साहब जो थे उनको वो भी ऐसा ही करते थे। जब सूर्य ग्रहण की जान आता था तो वो मस्जिद में जाते थे और लगातार नमाज़ पढ़ते थे। हिंदू धर्म में इसको चूँकि बहुत अशुभ, ज़्यादा अशुभ माना गया है और पूजा पाठ पर भी पाबंदी है, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ज्योतिषियों के, पंडित जी के मुताबिक मूर्तियों को नहीं छूना चाहिए और खाने पीने से परहेज़ करना चाहिए। लेकिन अगर खाना पीना ज़रूरी हो, मजबूरी हो तो उसमें तुलसी पत्र डाले जाएं, तुलसी के पत्ते डाले जाएं जिससे कि कोई जो नकारात्मक प्रभाव है वो ना हो। बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से अभी पंडित जी से बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि जो है प्रभाव राशियों पर पड़ेगा और क्योंकि आंशिक है, इसमें कोई बहुत बड़ा असर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन तब भी कुछ राशियों को जिन पर अशुभ असर पड़ रहा है उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। और दान की बात है, जैसे कि दान करना ही बेहद ज़रूरी है। दान करना कोई ख़राब बात नहीं होती है, दान तो करना ही चाहिए। जिन राशियों में इसका अच्छा असर पड़ रहा है तो उनको भी दान करना चाहिए ताकि उनका भी और उनकी राशि मजबूत हो। तो दान की जो इस प्रक्रिया बताई, क्योंकि पूरे जिस बात हुई कई लोगों से, कई ज्योतिषाचार्यों से बात हुई तो उन्होंने भी दान को बताया कि आप सभी को, लोगों को जो है, जो किसी भी राशि के लोग हों उनको मंदिर में जाकर दान करना चाहिए, गरीबों को दान करना चाहिए ताकि जो है इस ग्रहण का जो असर है उन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। तो और दूसरी चीज़ आशा जी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से भी बताया कि पंडित जी ने बताया कि देश की राजनीति के बारे में बताया कि विश्व में जो है इसका भी जो है उतना असर नहीं देखने को मिलेगा और सभी तरीके से बढ़िया रहेगा हर चीज़। और जो है कुछ वायरस के बारे में उन्होंने बताया कि कोरोना तो नहीं आएगा लेकिन कुछ ऐसे वायरस हैं जो आ सकते हैं, कम समय के लिए आ सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा। और देखिए, ग्रहण के बाद से लगातार ये कयास लगाए जाते हैं और जो ज्योतिष लोग होते हैं उनके अपने अपने अनुमान होते हैं और किसका अनुमान सटीक बैठेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। हर ज्योतिष की अपनी अलग राय है, अपने अलग मत हैं। कुछ मामलों पर उनकी राय एकजुट भी होती है, वो एक मत भी होते हैं, लेकिन कई मामलों में उनकी अपनी अलग अलग राय होती है। और कुछ जो हैं वो राजनीति में किसी पार्टी को फ़ायदा बताते हैं और कुछ राजनीति में किसी पार्टी को तरफ झुकाव दिखाते हैं। तो अब क्या होगा ये तो भविष्य में ही तय होगा
और चूंकि अभी इससे पहले जो बात की गई थी तो वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के उत्साहित थे थोड़ा सा मेरी नज़र में, और उनको लग रहा था कि शायद उससे कुछ राजनीति में उथल पुथल होगी, कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अभी भी देवेंद्र जी से जो बात हुई थी तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया था कि ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा सत्ता परिवर्तन हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन विपक्ष जो है वो भी कहीं ना कहीं फ़ायदे में होता दिख रहा है, तो ऐसा उनका भी मानना है। बिल्कुल सर जी कि सभी जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं, जितने भी पंडित हैं, लोग हैं, उनका सबका अपना अलग अलग मत होता है। क्योंकि हम लोगों ने भी अभी डिबेट इससे पहले कई पंडितों से बात किया, ज्योतिषाचार्यों से बात किया, तो उनकी जो राय और जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं उन लोगों से, उनकी राय में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिला। कुछ लोगों ने कुछ राशियों को अच्छा बताया तो कुछ लोगों ने उसी राशि को जो है गलत बताया कि उनमें अशुभ असर पड़ेगा, और कुछ ने कहा कि नहीं ये राजनीति में एक अच्छा असर डालेगा, विपक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई देगा कहीं, और कुछ लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, में जो सत्ता पक्ष है उसी को फ़ायदा होगा। तो सबकी अपना अपना जो होता है अलग अलग मत होता है, ये पहले से भी देखने को मिला है। क्योंकि एक राय किसी की नहीं होती है, सबका अपना सोचने का जो नज़रिया होता है ज्योतिष में वो अलग होता है। ये अधिकतर इस चीज़ को देखा गया है। और ठीक है सर जी, हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।